हेलो स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये बचा हुआ था अपना अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो देखो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इसकी बात करेंगे। तो देखो इसकी कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है, इसकी केवल दो ही कंडीशन है। इसकी केवल दो ही कंडीशन है। हाँ, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण है उसकी ज्यादा कंडीशन नहीं है, इसकी दो ही कंडीशन है। एक तो आप ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखो, कहाँ रखें, अनंत पे रखें, और एक आप ऑब्जेक्ट को अनंत को छोड़कर कहीं भी रख दो। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, यदि पहला पॉइंट इसमें, यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, ठीक है, मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कहाँ हो, अनंत पे स्थित हो। समझ में नहीं बात। तो देखो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो आपको पता है अनंत पर स्थित हो तो अनंत से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं, अनंत से पैरेलल प्रकाश किरणें आती हैं। कैसी आती हैं, समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना चित्र बनाऊं। तो देखो मैंने ये कोई अवतल लेंस लिया, ये आपका अवतल लेंस हुआ। समझ में नहीं बात, ठीक है, ये अवतल लेंस हुआ, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, और ये उसका हो गया प्रकाशिक केंद्र। क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। समझ में नहीं बात, ठीक है। अवतल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ लिख लेते हैं हम F2, क्या लेते हैं, F2 लेते हैं, यहाँ F2 लिए होंगे, F2 यहाँ लेते हैं 2F2। समझ में नहीं बात, ठीक है। ये द्वितीय फोकस हुआ, ये इसका प्रथम फोकस हुआ, ये इसका प्रथम फोकस हुआ F1, ठीक है, और यहाँ लिख लिया मैंने 2F1। समझ में आई बात, ठीक है। तो जो अनंत पे जो कोई वस्तु होती है उससे दो प्रकाश किरणें आती हैं। कितनी प्रकाश किरणें आती हैं, दो प्रकाश किरणें आती हैं। तो देखो इमेज का निर्माण कैसे होगा, यदि कोई वस्तु अनंत पे है तो इमेज का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो देखो दो प्रकाश किरणें आएंगी, एक तो मैंने गुजार दी, कहाँ से, एक तो मैंने गुजारी वक्र प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ गुजारी, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दी, ठीक है। तो मैंने एक को गुजार दिया प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई, ठीक है। समझ में नहीं बात, एक प्रकाशिक केंद्र से, और एक मैंने इसके समांतर लाया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया भैया, इसका हो गया यहाँ से अपवर्तन। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो सही तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो देखो ये मैंने कोई बनाया अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हुआ। समझ में नहीं बात, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक है, और यहाँ मैंने दो बिंदु ले लिए, यहाँ F2 ले लिया और यहाँ ले लिया 2F2। समझ में नहीं बात, ठीक है। यहाँ F1 ले लेंगे, इसको एक प्रकाश किरण मैंने गुजारी, कहाँ से गुजारी, एक प्रकाश किरण मैंने गुजारी। देखो समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, कैसी प्रकाश किरणें आएंगी, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है। तो दो प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। तो देखो कैसे आएंगी दो प्रकाश किरणें समांतर, ध्यान दो भैया, समांतर प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, ठीक है। तो देखो एक तो प्रकाश किरण ऐसे आई, इसको और बड़ा बना लेते हैं कुछ हल्का, एक प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, और एक इसके समांतर ऐसे आई। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने लिख लिया F1 लिख लिया, यहाँ लिख लिया मैंने 2F1। समझ में नहीं बात। तो ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर हैं, ये प्रकाश किरण इसके समांतर है, दो प्रकाश किरणें आई। जब प्रकाशिक केंद्र पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जब प्रकाशिक केंद्र पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है
ठीक है, तो वह बिना डेविएट हुए कैसे निकल जाती है, बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। फिर बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, प्रकाश के केंद्र पर आपतित हुई है। ठीक है, दूसरी इसकी कोई समांतर प्रकाश किरण है, अनंत से आ रही है, कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो यहाँ जैसे ये आएगी, ठीक है, ये जैसे आई तो इसका यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने ये इसका प्रकाश खींच लिया, इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब चूंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है। तो इसने इसको फैला दिया, समझ में नहीं बात, ठीक है। इसको मैंने डॉट डॉट करके पीछे बना दिया, ठीक है, इसको इसमें फैला दिया, इस प्रकार से फैला दिया। तो मैंने इस प्रकाश किरण को, आपके प्रकाश किरण इसको मैंने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, तो मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पीछे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ जब ये यहाँ काटी, समझ में नहीं बात, ठीक है, यहाँ काटेंगी तो यहाँ एक क्या बन जाएगा, जब ये काटेंगे आपस में तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ क्या है आपका F1 है, क्या है, F1 है, समझ में नहीं बात। तो मैंने क्या किया, इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा दिया डॉट डॉट करके। तो मैंने डॉट डॉट करके जब पीछे की ओर बढ़ाया इस प्रकाश किरण को, तो आपका जब ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर इसने काटा, ठीक है, यहाँ आपको इमेज प्राप्त हो जाएगी, क्या प्राप्त हो जाएगी, इमेज प्राप्त होगी। तो मैंने डॉट डॉट करके बढ़ाया है, मैंने इसको डॉट डॉट करके बढ़ाया है, तो इमेज कैसी बनेगी, आभासी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, समझ में ये बात, ठीक है। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा एक बात देख लेते हैं, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी, कैसी बनी है, सीधी बनी। तो आपको पता है कि जब हमारा बिंब कहाँ होता है, अनंत पे होता है, कहाँ होता है, अनंत पे होता है। तो अनंत से समांतर प्रकाश किरणें आई, एक प्रकाश किरण कहां से गुजर गई, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, प्रकाशित केंद्र से ऊपर ऐसे गुजर गई, प्रकाशित केंद्र से ऐसे गुजर गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण समांतर थी, इसका यहाँ अपवर्तन हो गया और ये ऐसे फैल गई, समझ में नहीं बात, ठीक है। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज कर दी। मैंने इसके प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा लिया, इस प्रकाश किरण क्या कर दिया, पीछे की ओर बढ़ा लिया। तो यहाँ पे इसने काटा, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना, प्रथम फोकस पे, कहाँ बना, प्रथम फोकस पे बना। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, क्या प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। आभासी प्रतिबिंब है, कैसा है, आभासी, क्योंकि स्वतः ही नहीं मिली प्रकाश किरणें, हमने उनको डॉट डॉट करके मिलाया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी सीधा एवं सीधा, यहाँ छोटा, कैसा बना है, छोटा, एवं कहाँ बनेगा, एवं F1 पर बनेगा, कहाँ बनेगा, F1 पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। तो ये आपकी कंडीशन हुई, यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो आप प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, अवतल लेंस से दो प्रकाश किरण आई, ये जो प्रकाश किरण डायरेक्ट डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा लिया, इस प्रकार से डॉट डॉट करके यहाँ काटा इसने, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्या बन गई, इमेज बन गई, यहाँ क्या है, प्रथम फोकस है, क्या है, प्रथम फोकस, समझ में नहीं बात। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं एक बार, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब आप कहीं भी रख दो वस्तु, कहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ मैं ले सकता हूँ वस्तु कहाँ हो, लेंस के सामने कहीं भी, अनंत को छोड़कर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बस बिंब अनंत को छोड़कर, अनंत को छोड़कर, अनंत को छोड़कर लेंस के सामने, लेंस के सामने कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, स्थित हो, ठीक है। अनंत को छोड़कर कहीं भी आप रख दो। मैंने जैसे कि आपको दर्पण बताया था, आपका दर्पण में ऐसे इसकी भी दो ही कंडीशन बनती है कि बिंब को आप कहीं भी रख दो, अनंत को छोड़ दो और कहीं भी रख दो, समझ में आई बात। जब अनंत को छोड़ देते हैं और बिंब को कहीं भी रख देते हैं तो देखो आपको प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। सामने देखो, मैं क्लच बना देता हूँ इसका। तो देखो मैंने ये लेंस लिया, ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका अवतल लेंस हुआ, ये अवतल लेंस हुआ, ठीक है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र का मुख्य अक्ष हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ, समझ में नहीं बात।
ठीक है। इसका ये पॉइंट हुआ F1 ले लिया इसका, ठीक है, और यहाँ F2 ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने 2F2, ठीक है, ये बिंदु ले लिया O, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने आपका 2F1। आप कहीं भी वस्तु को रख दो, समझ में आई बात, आप कहीं भी वस्तु को रख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहीं भी वस्तु रख दी, मैंने ये कोई वस्तु यहाँ रख दी, ठीक है, ये हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो इससे दो प्रकाश किरणें गई, एक तो मैंने इसकी ऐसे ऐसे गई, समांतर गई, मुख्य समांतर गई, ठीक है, और जो समांतर गई, ठीक है, तो इसका यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया, थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, इस प्रकार से इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। समझ में आई बात, इसका अपवर्तन हो गया। एक प्रकाश किरण मैंने भेजी कहाँ, प्रकाशित केंद्र पर, तो बिना विचलित हुए कैसे निकल गई, सीधी निकल गई। समझ में आई बात, बिना विचलित हुए कैसे निकल गई, सीधी। अब मैंने इसको पीछे बढ़ाया, ये प्रकाश किरण थी आपकी, दो प्रकाश किरण गई यहाँ से, वे से दो प्रकाश किरणें गई, एक तो गई कहाँ, एक तो गई प्रकाशित केंद्र पर, ये प्रकाशित केंद्र पर गई, सीधी चली जाएगी बिना विचलित हुए, ठीक है, आपको नियम पता है। एक यहाँ आप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, तो ये यहाँ इसने क्या कर दिया, इसको डाइवर्ट कर दिया, क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, मैंने डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाया इसको, ठीक है, तो डॉट डॉट करके मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, तो यहाँ इसने काट दिया। समझ में ये बात, यहाँ इसने काट दिया, तो यहाँ इसकी क्या बन गई, हमको इमेज प्राप्त हो गई। समझ में ये बात, ठीक है। तो कहाँ प्राप्त हुई है, प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र O और F1 के मध्य कहाँ प्राप्त हुई है, प्रकाशिक केंद्र O और F1 के मध्य कहाँ प्राप्त हुई है, इमेज प्राप्त हुई है। आपको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है, प्रकाशित केंद्र O और F1 के मध्य कैसा है, आभासी है, कैसा है, आभासी है, कैसा है, सीधा और कैसा है, छोटा। समझ में, आभासी है, सीधा है और छोटा है। तो देखो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा, ठीक है, सीधा होगा। आभासी वगैरह कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, सीधा होगा, समझ में बात, और कैसा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा। समझ में बात, छोटा प्रतिबिंब होगा, और कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य बनेगा। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O व F1 के मध्य बनेगा, कहाँ बनेगा, के मध्य बनेगा। समझ में नहीं बात, तो ये पूरी कंडीशन हुई। जब आपने कहीं भी रख दो आप वस्तु को, केवल अनंत को छोड़कर आप वस्तु को कहीं भी रख दो, हमेशा अवतल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र O और F1 के मध्य बनेगा। कैसे बना है, दो प्रकाश किरणें गई, एक यहाँ मैंने इससे गुजारी, मैंने कहाँ प्रकाशिक केंद्र से गुजारी, एक ये समांतर गई, इसकी डायवर्ट कर दी इसने, इसको मैं डॉट 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 करके पीछे बढ़ा दिया। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन पूरी हुई, समझ में नहीं बात। तो लेंस आपका पूरा हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिज्म की, किसकी बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिज्म की। हम बात कर लेते हैं प्रिज्म, बहुत ही टॉपिक है, हम बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म, देखो प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म क्या होता है कि दो अपवर्तक सतहों को यदि समान कोण पे झुका दिया जाए, दो अपवर्तक सतहों को यदि समान कोण पर झुका दिया जाए, तो उनके द्वारा जो पारदर्शी माध्यम बनता है, उनके द्वारा जो पारदर्शी माध्यम बनता है, उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे कि मैंने लिया, मैंने एक दो अपवर्तक सतह ली, मैंने दो अपवर्तक सतह ली, समान कोण पे झुकी हुई है, ठीक है, ये मैंने ली, दो अपवर्तक सतह ली मैंने, और यहाँ मैंने इसको, ठीक है, डॉट 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 किया मैंने यहाँ, इसको मैंने नाम दे दिया भैया A B C D E F। समझ में आई बात, मैंने नाम दे दिया है। तो यहाँ दो अपवर्तक सतह हुई, कौन कौन सी अपवर्तक सतह हुई, एक तो अपवर्तक सतह हुई भैया, ये अपवर्तक सतह हुई, झुकी हुई है, कौन सी सतह है, ये सतह हुई।
डॉट डॉट करके एक नाम क्या दूंगा इसको ए बी ई डी, ठीक है, दो सतह हुई, एक सतह हुई, एक तो सतह हुई ए बी, ठीक है, ई डी, समझ में नहीं आया। दूसरी सतह कौन सी हुई, दूसरी सतह हुई, ठीक है, दूसरी सतह कौन सी हुई ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको अभी परिभाषा बताई, परिभाषा ध्यान से सुनो, परिभाषा ध्यान से सुनो। परिभाषा क्या होती है कि दो समान कोण पर, दो समान कोण पर दो सतह हैं, एक सतह आपकी ये हुई, ठीक है, एक सतह ये हुई, दो समान कोण पर एक सतह ये हुई, तो दो सतह हो गई, ठीक है, दोनों के मैंने नाम लिख दिए, एक है ए बी ई डी और दूसरी है ए सी एफ डी। दोनों सतहों को मैंने समान कोण पर झुका दिया, क्या झुका दिया, समान कोण पर झुका दिया है। तो इनके द्वारा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी जानते हो आप, उसको प्रकाश कण आर पार चल जाए, एक साइड से दूसरी साइड चल जाए, समझ में नहीं बात। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म सामान्यतः इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, प्रिज्म को सामान्यतः इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, प्रिज्म को ए बी सी, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो देखा जाए तो ये प्रिज्म का आधार होता है, ये क्या होता है, प्रिज्म का आधार होता है बी सी एफ ई, या बी ई एफ सी, ये प्रिज्म क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, प्रिज्म का आधार होता है, ठीक है। और ये जो इसके लंबवत तल है, ठीक है, इसके जो लंबवत तल है ए बी सी, इसका मुख्य परिच्छेद होता है, क्या कहलाता है, इसका मुख्य परिच्छेद कहलाता है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो दो अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह आप जानते हैं जिनसे अपवर्तन हो सकता है, यदि दो अपवर्तक सतह समान कोण पर झुकी हुई हैं तो उनसे बना पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म सामान्यतः कांच के बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं। ये भी आकृति किसकी है, प्रिज्म की है, इसका कुछ ना कुछ आधार होगा जो मैंने आधार यहाँ दिखाया है, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। प्रिज्म सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के भी होते हैं प्रिज्म, किसके होते हैं, प्लास्टिक के भी प्रिज्म होते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो एक बार दोबारा आप परिभाषा पर ध्यान दें, परिभाषा क्या होगी, लिखना क्या है, परिभाषा क्या है कि दो अपवर्तक समान कोण पर झुकी दो अपवर्तक सतहों के द्वारा बने पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म सामान्यतः कांच के बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं, समझ में, प्रिज्म कैसे बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रिज्म की दो अपवर्तक सतह होती हैं, दो सतहों के द्वारा अपवर्तन होता है, ठीक है। एक सतह ये मैंने बताई है, ये नाम किया है ए बी ई डी, ये एक सतह हुई, इसकी क्या हुई, एक सतह हुई, ठीक है, और एक सतह इसकी ये हुई, समझ में नहीं बात, ठीक है, कौन सी, ए सी एफ डी, समझ में आप, कितनी सतह हुई, दो अपवर्तक समान कोण पर, और दोनों अपवर्तक सतहों के मध्य बना जो कोण है उसे कहते हैं प्रिज्म कोण, क्या कहते हैं, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं, समझ में नहीं बात, ठीक है। या अपवर्तक कोण भी कहते हैं, क्या नाम है इसका, अपवर्तक कोण, दूसरा नाम क्या है इसका, अपवर्तक कोण, समझ में नहीं बात, ठीक है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ठीक है। दोबारा सुनो एक बार, दो सतह नहीं समान कोण पर झुकी हुई हैं, ठीक है, दो समान कोण पर झुकी हुई सतहों के अपवर्तक सतहों का से बने जो पारदर्शी माध्यम बनता है उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं। प्रिज्म मैंने आपको यहाँ एक प्रिज्म दिखाया है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का आधार है, क्या है, ये प्रिज्म का आधार है, ठीक है। तो यहाँ आधार हुआ, सतह दो हो गई, ठीक है, आधार क्या हुआ, आधार हुआ भैया, आधार हुआ बी सी एफ ई, क्या हुआ, प्रिज्म का आधार हुआ, क्या हुआ, प्रिज्म का आधार हुआ, ठीक है। आधार के जो लंबवत है ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये क्या कहलाता है, आधार के जो लंबवत है ये पूरा हिस्सा, ये क्या कहलाता है, प्रिज्म मुख्य परिच्छेद कहलाता है। प्रिज्म क्या कहलाता है, मुख्य परिच्छेद कहलाता है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। प्रिज्म सामान्यतः त्रिकोणीय आकृति के बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, त्रिकोणीय आकृति के बनाए जाते हैं, समझ में नहीं बात, ठीक है। और भी आकृति के प्रिज्म हम बना सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कैसे आकृति बनाए जाते हैं, त्रिकोणीय आकृति के बनाए जाते हैं। तो प्रिज्म के बारे में आपको समझ में आया होगा कि प्रिज्म क्या होता है,
क्या है, प्रिज्म कोण है। क्या है, प्रिज्म कोण है। दो अपवर्तक सतहों से जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। समझ में नहीं बात। अब प्रिज्म के द्वारा हम अपवर्तन पढ़ते हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता कैसे है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो देखो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, देखो प्रिज्म से अपवर्तन, टॉपिक का नाम है आपके प्रिज्म से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ हम प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो हम एक प्रिज्म लेते हैं, तो मैंने एक प्रिज्म ले लिया, ये आपका कोई प्रिज्म ले लिया मैंने, और प्रिज्म का नाम भी दे देते हैं। प्रिज्म का नाम दे दिया है मैंने, ये कोई मैंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म का नाम दे दिया। प्रिज्म का नाम हो गया ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म, ठीक है। ये इसका कोण है, ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। तो ये हो गया भैया, ये कोण हो गया प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। समझ में नहीं बात, ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा, ठीक है। इस प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहें हुई, ए बी हुई और ए सी। समझ में नहीं बात। इस प्रिज्म की कितनी अपवर्तक सतहें हुई, दो अपवर्तक सतहें हुई। कौन कौन सी हुई, एक तो ए बी हुई और एक कौन सी हुई, ए सी। समझ बात, ठीक है। तो मैंने इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आपतित की, मैंने ये प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित की, ठीक है। जैसे प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो यहाँ प्रकाश की किरण का ये प्रिज्म का औसत अपवर्तनांक होगा, और यहाँ प्रिज्म का अपवर्तनांक मैंने n मान लिया। कितना मान लिया है, n मान लिया। प्रिज्म का अपवर्तनांक है n, कितना है, n। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, n है, ठीक है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी, विरल माध्यम वायु है बाहर, तो विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ मैं अविलंब खींच लेता हूँ, तो यहाँ मैंने अविलंब खींच लिया, ये अविलंब खींच लिया, ठीक है। आपतन कोण बना देगी ये अविलंब के साथ आई। कितना बना देगी, आई। यहाँ आपतन कोण बना अविलंब के साथ, वो बना आई, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ अपवर्तन हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो इस प्रकार से चली जाएगी। तो यहाँ अपवर्तन कोण बनाएगी, और इसमें यहाँ अपवर्तन कोण बना दिया और नाम दे दिया मैंने R1। कितना दे दिया, R1, ठीक है। जब ये प्रकाश की किरण आगे जाएगी, ठीक है, जब ये प्रकाश की किरण आगे जाएगी तो इसका दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा, ठीक है। जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो यहाँ भी अविलंब खींच लेते हैं, यहाँ भी मैंने अविलंब खींच लिया, ये अविलंब खींच लिया, यहाँ भी। समझ में आई बात। तो मैंने यहाँ भी क्या किया, अविलंब खींच लिया है, तो मैंने यहाँ अविलंब को खींच लिया, ठीक है। तो इसका दोबारा अपवर्तन हुआ, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ आपतन कोण बनाएगी। यहाँ भी मैंने आपतन कोण मान लिया R2। कितना मान लिया, यहाँ मैंने कोण मान लिया R2। कितना मान लिया, R2। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अविलंब से दूर हटेगी और इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। अविलंब से दूर हटेगी और ये इस प्रकार से सी अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने कोई, मैं यहाँ P दे देता हूँ, यहाँ बिंदु दे देता हूँ Q, क्या दे देता हूँ Q, और यहाँ बिंदु दे देता हूँ मैं R, ठीक है, और ये दे देता हूँ S। तो ये अविलंब के साथ दोबारा कोण बनाएगी, तो अविलंब के साथ इसने कोण बना दिया, निर्गत कोण E। कितना बना दिया, निर्गत कोण E। ये आपतित किरण है, कैसी किरण है, आपतित किरण है। ये हुई आपकी आपतित किरण, कैसी किरण हुई, आपतित किरण। और ये कैसी किरण हुई, निर्गत किरण। कैसी किरण हुई, निर्गत किरण। समझ में आई बात, ठीक है। ये कैसी किरण हुई, निर्गत किरण हुई, ठीक है। अब बात आती है तो इसका यहाँ प्रकाश की किरण का, यहाँ मैंने कोई बिंदु नाम दे दिया, यहाँ मैंने बिंदु नाम दे दिया E। क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया बिंदु का, ठीक है। क्या नाम दे दिया, E नाम दे दिया। समझ में नहीं बात। अब यहाँ प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन हुआ, ठीक है। PQ कोई आपतित किरण है, जैसे ही प्रिज्म के फलक कौन से फलक A B पर आपतित होगी, तो यहाँ आपतित होगी, तो इसका अपवर्तन होगा, आपतन कोण बनाएगी I, ठीक है। जब इसका अपवर्तन हो जाएगा तो अवलंब की ओर झुक जाएगी, अवलंब की ओर झुकेगी
देगी तो ये कोण बनाएगी, कौन सा कोण बनाएगी, अपवर्तन कोण बनाएगी R1 मान लिया। जब ये दूसरे पृष्ठ पे आपतित होगी तो दोबारा अवलंब के साथ कोण बनाएगी और उसको मान लिया मैंने R2, कितना मान लिया R2, दोनों अंदर वाले कोण में दोनों R1 R2 मान लिए। जैसे ही ये बाहर जाएगी दोबारा मैंने अवलंब खींचा, यहाँ अवलंब खींच लिया, ठीक है, तो दोबारा ये कौन सा कोण बनाएगी, निर्गत कोण E बनाएगी। समझ में ये बात, ठीक है। एक बार दोबारा समझो, समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा समझो, दोबारा एक बार देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो एक बार। मैंने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म का नाम देता हूं, बड़ा प्रिज्म लेता हूं, प्रिज्म का नाम दे दिया मैंने, प्रिज्म का नाम दे दिया है ABC, प्रिज्म का नाम दे दिया है ABC। तो एक प्रिज्म बनाया मैंने, ये प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म का नाम दे दिया ABC। समझ में आई बात, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रिज्म कोण, क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा, क्या, प्रिज्म एंगल। इसे दूसरा नाम क्या है इसका, अपवर्तक कोण, क्या है, अपवर्तक कोण है, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुई, ठीक है, ये प्रकाश किरण आपतित हो गई, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। जैसे ही ये प्रकाश किरण आपतित हुई तो जो प्रिज्म है उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। प्रिज्म किसके बने होते हैं, कांच के होते हैं, कांच कैसा माध्यम हुआ, सघन माध्यम हुआ, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक मान मैंने मान लिया n, कितना मान लिया, n मान लिया। तो जैसे ही सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, इसका अपवर्तन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ अविलंब खींच लिया, तो मैंने यहाँ अविलंब खींचा, ये मैंने खींच लिया अविलंब, ठीक है, अविलंब की ओर झुकी, इसका इस प्रकार से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये आपतन कोण बना देगी, यहाँ कितना बना देगी I, कितना बना दिया I, और अपवर्तन कोण बना देगी R1, कितना बना दिया R1, ठीक है। जैसे ही दूसरे पृष्ठ पे जाएगी दोबारा ये सघन से विरल में जा रही है, कहां जा रही है, सघन से विरल में, मतलब कहां से कहां, यहाँ प्रिज्म से वायु में जा रही है। तो प्रिज्म से जब वायु में जाएगी तो इसका पुनः एक बार क्या होगा, अपवर्तन होगा। जब इसका पुनः एक बार अपवर्तन होगा तो मैं यहाँ भी क्या खींच लिया, अविलंब खींच लिया, तो मैंने यहाँ भी अविलंब खींच लिया, ठीक है। इसने यहाँ दोबारा कोण बना दिया, आपतन कोण, इसको मान लिया मैंने R2, कितना मान लिया, R2 कोण मान लिया, कितना मान लिया, R2 कोण मान लिया। इसका जब अपवर्तन होगा तो विरल माध्यम में तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो ये अविलंब से दूर हट गई, समझ में नहीं बात, की अविलंब से कैसे हट गई, दूर हट गई, अविलंब से दूर हट जाएगी। जब अविलंब से दूर हटेगी तो इस प्रकार से जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। और यहाँ दोबारा एक कोण बनाएगी, ठीक है, अपवर्तन हुआ तो यहाँ निर्गत कोण बना दिया E, कितना बना दिया E, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको नाम देता हूँ आपतित किरण को P, और इस बिंदु को नाम देता हूँ, इस बिंदु को नाम देता हूँ Q, इस बिंदु को नाम देता हूँ R, और इसका नाम दे दिया S, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सी किरण हुई, निर्गत किरण, कौन सी किरण हुई, निर्गत किरण, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ मैंने इस बिंदु का नाम दे दिया, तो अवलंब मिले, यहाँ नाम दे दिया E, कितना नाम दे दिया E, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात आती है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने आपतित किरण, ये आपतित किरण थी आपकी PQ, आपतित किरण PQ थी, आपतित किरण को मैंने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, आपतित किरण को डॉट डॉट करके क्या बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। और निर्गत किरण RS, निर्गत किरण RS को मैंने डॉट डॉट करके कहां बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, कहां बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, समझ में आएगी बात। तो जब मैंने आपतित किरण, जब आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाते हैं तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाते हैं तो जो कोण बनता है, ये जो कोण बना ये कहलाता है विचलन कोण, क्या कहलाता है, विचलन, डेविएशन एंगल, क्या कहलाता है, डेविएशन एंगल कहलाता है। और इसे व्यक्त करते हैं डेल से, किसे व्यक्त करते हैं, विचलन कोण को, भैया विचलन कोण, यानी विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण को किससे व्यक्त करते हैं, डेल से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं,
डेल से व्यक्त करते हैं। कैसे प्राप्त होता है? आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर जहां ये कोण बनेगा, समझ में आई बात? और ये कोण क्या कहलाएगा आपका? ये कोण कहलाएगा आपका कौन सा कोण? विचलन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा। समझ में आई बात? इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया है D। कितना दिया है? D। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? कोई भी समस्या हो तो बताओ। अब देखो मैं बताता हूं, लिखना क्या है आपको। यहाँ तक कि मैंने रामायण आपको सुनाई, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन देखो क्या लिखना है आपको। देखो देखो बेटा, ABC एक प्रिज्म है। ABC क्या है? एक प्रिज्म है। AB तथा AC उसके अपवर्तक फलक हैं। कैसे फलक हैं? अपवर्तक फलक हैं। कोई आपतित किरण PQ अपवर्तक फलक AB पर आपतित होती है और अवलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है। अवलंब के साथ आपतन कोण कितना बनाती है? I बनाती है। तथा अवलंब के साथ अपवर्तन कोण कितना बनाती है? R1 बनाती है। समझ, यहाँ अवलंब खींचा तो अपवर्तन कोण कितना बनाती है? R1 बनाती है। समझ में आई बात? ठीक है। जब ये प्रकाश किरण आगे जाएगी दूसरे फलक पर आपतित होगी, AC पर आपतित होगी। कौन सा दूसरा फलक? AC पर आपतित होगी तो इसका पुनः एक बार अपवर्तन होगा। तो मैंने यहाँ दोबारा अवलंब खींचा, ठीक है, तो इसने अवलंब के साथ यहाँ आपतन कोण मैंने मान लिया R2। कितना मान लिया? R2 मान लिया। और जैसे ही अपवर्तन होगा तो ये विरण माध्यम में जा रही है तो ये अवलंब से दूर हट जाएगी, अवलंब से दूर हट जाएगी और निर्गत कोण बना देगी। मान लिया मैंने निर्गत कोण बना E। कितना कोण बना? निर्गत कोण E। ठीक है। अब आती है विचलन कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म में आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर जो ये कोण बना, ये कोण क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा भैया विचलन कोण। क्या कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये कोण कहलाया आपका विचलन कोण। यहां तक आपको सबको समझ में आई होगी बात। अब बात कर लेते हैं इस विचलन कोण का मान कैसे निकालें। इस विचलन कोण का मान कैसे निकालें? तो देखो बेटा, ये त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है QRD। समझ में बात? मैं देखो डॉट कर रहा हूं, ये त्रिभुज बन रहा है। ये डॉट डॉट वाली रेखा, ये डॉट डॉट वाली रेखा और ये रेखा। समझ में आई बात? तो Q, ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है R। कौन सा बिंदु है? RD। समझ में आई बात? तो ये कोण और ये कोण, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? बहिष्कोण के। किसके बराबर होता है? बहिष्कोण के बराबर होता है। आप जानते हैं त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होगा? बहिष्कोण के बराबर होगा। तो देखो डेल बराबर कैसे निकालूं? तो ये बहिष्कोण है त्रिभुज का। विचलन कोण यहाँ क्या है? डेल क्या है? बहिष्कोण है। तो इन दोनों कोणों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो देखो बेटा, डेल बराबर में कौन कौन से कोण? एक तो Q वाला कोण, तो देखो कोण, ठीक है, DQR प्लस में कोण कौन सा है भैया? कोण है ये QRD। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? विचलन कोण के बराबर होगा। समझ में आई ये बात? सबके समझ में जब बात आ गई तो आगे देख लेते हैं। आगे देखो क्या है कि अब हम इस कोण का मान निकालेंगे, इस कोण का मान निकालेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस कोण और इस कोण का मान निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं देखो यहाँ मैं मान निकालता हूं। तो मैं इसका मान निकाल रहा हूं पहले। कौन से का? DQR का। किसका निकाल रहा हूं? DQR का मान निकाल रहा हूं। तो बेटा देखो ये जो कोण है ये और ये पूरा कोण, समझ में नहीं बात? ये कोण है, एक तो इस रेखा से बना है, इस रेखा से सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। समझ में नहीं बात? दोबारा देखो, ये कोण और ये पूरा कोण, ये कैसे कोण है? बेटा देखो ये एक रेखा गई, ये एक
रेखा। देखो नीचे बना देता हूं मैं, देखो ये तो पी क्यू किरण थी, ठीक है, और ये मैंने अविलंब खींचा था, ठीक है, समझ में आई बात। देखो दोबारा देखो जब, दोबारा देखो एक बार, ये पी क्यू किरण गई तो ये पी क्यू किरण गई, ये मैंने अविलंब खींच लिया, ये अविलंब खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ कोण आई बना और बीच में ये रेखा जा रही है, तो ये पूरा कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा? नीचे वाला कोण कितना है? R1, नीचे वाला कोण कितना है? R1, तो ऊपर वाला कोण निकाल सकते हैं, समझ में आई बात? तो ऊपर वाला कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, तो देखो मैं निकालूं तो देखो यहाँ निकाल देता हूं, तो ये कोण है I, ये दोनों कोणों के बराबर होगा, कौन कौन से? DQR प्लस में R1 नीचे वाला, समझ में आई बात? तो मैंने लिख दिया कोण, मैं लिखता हूं मैं I बराबर में कोण DQR प्लस में R1, तो DQR का मान कितना आ गया? चूंकि यहाँ कोण DQR का मान DQR का मान कितना आ गया बताओ? DQR का मान आ गया कितना? I माइनस में R1, समझ में बात, ठीक है। ये DQR का मान आ गया। इसी प्रकार ये कोण E इस पूरे कोण के बराबर होगा नहीं होगा? दोनों कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण, ये रेखा और ये रेखा, इसके मध्य कोण बना, इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण बना, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये निर्गत कोण E और यहाँ ये समांतर रेखा, यहाँ R1 बन रहा है नीचे, तो ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार, ठीक है, कोण कौन सा? QRD बराबर कैसे होगा? E माइनस में R2, ये आ गया एक तो, और ये भी आ गया। अब आपके पास डेल का मान आ गया होगा, और डेल का मान आपके पास कितना आ गया? डेल का मान आ गया, डेल बराबर में यहां रख देंगे इसका मान I माइनस R1, ठीक है, प्लस में E माइनस में R2, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस वाले ने एक साइड लिखेंगे, माइनस माइनस वाले ने एक साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इनसे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो मैं लिख दूं डेल बराबर में I प्लस में, बताओ I प्लस में E कोष्ठक बंद माइनस, ठीक है। यहाँ आ जाएगा R1 प्लस में R2, कोई समस्या है? R1 माइनस का R2 माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने समीकरण नंबर डाल दिया, इसको समीकरण नंबर डाल दिया 1 और इसको समीकरण नंबर डाल दिया 2, समझ में आई ये बात, ठीक है। एक बार देखो बेटा, यहाँ तक ध्यान से देखो, जल्दी फटाफट। हाँ, समझ में आ नहीं आया? ये मैंने विचलन कोण निकाला है, विचलन कोण निकाला तो दो अंतर कोण, एक कोण ये, एक कोण ये, इन दोनों अंतर कोणों का योग कौन सा है? DQR, दूसरा कौन सा? QRD, इन दोनों का कोणों का योग किसके बराबर होगा? विचलन कोण के बराबर होगा। अब मैं इस कोण का मान निकाल लेता हूं, तो ये दोनों कैसे हैं? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर कोण I बराबर इन दोनों के योग के नीचे का R1 ऊपर का कौन सा है? DQR, तो इन दोनों का योग DQR का मान निकाल दिया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? QRD का मान निकालेंगे, QRD का मान भी निकालेंगे। मान रखिए, केवल ये काम किया, समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। देखो आगे बात क्या है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा होगा, AQER, तो चतुर्भुज दिख रहा है आपको AQER, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, आप बता लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको रफ कर दिया है, समीकरण 2 केवल छोड़ दूंगा मैं,
तो देखो अब मैं त्रिभुज चतुर्भुज ले रहा हूं, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश 360। कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। अब कौन कौन से, एक तो प्रिम कोण आ रहा है ए, तो एक तो कोण आ रहा है कोण ए, ठीक है, एक कोण ई आ रहा है ए क्यू ई, तो प्लस में कोण ए बीच वाला क्या होता है क्यू क्यू ई, समझ में आई बात। एक कोण ई आ गया, दूसरा आ गया क्यू ई आर प्लस में की कोण क्यू ई आर, ठीक है, प्लस में एक कोण ई आ गया ई आर ए, कौन सा आ गया कोण ई आर ए बराबर में 360 डिग्री, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखते हैं कि कोण क्यू ए क्यू ई, तो आपको पता है ए कहां है ए क्यू ई, समझ में आई बात। ए क्यू ई अवलंब खींचा, अवलंब तल के साथ कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री। बेटा ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे है और अवलंब तल के साथ कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ये ऐसे है, मैंने अवलंब ऐसे खींचा तो ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। तल के लंबवत होता है अवलंब, अवलंब क्या होता है, मैंने अवलंब ऐसे खींचा है, ये रेखा है आपकी, ये रेखा है, इसको मैंने अवलंब ऐसे खींचा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, समझ में आई बात। तो कौन कौन से कोण 90 डिग्री हैं ए क्यू ई और क्यू ई आर ए। तो देखो मैं लिखता हूं, चूंकि कोण ए क्यू ई प्लस में कोण ई आर ए बराबर में कितना आ जाएगा बताओ, दोनों का, दोनों देखो ये दोनों कितने 90 डिग्री के हैं, समझ में आई बात, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों का क्या लिखूंगा मैं, दोनों को कितना बना दूंगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो दोनों कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। ये समकोण है और ये भी क्या है समकोण है, तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण क्या है समकोण है, समझ में आई बात। तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो अब इन दोनों का मान रख देंगे, अपने पास बचेगा यहाँ केवल कोण ए प्लस में कोण कौन सा बचेगा कोण क्यू ई आर बराबर में यहाँ इन दोनों का योग 180 इधर जाएगा तो कितना 360 में घटा देंगे, ठीक है, यहाँ इनका योग कर देंगे, यहाँ दोनों का योग प्लस में 180 डिग्री बराबर में 360 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए प्लस में कोण क्यू ई आर बराबर में इधर गया तो 180 डिग्री ही बचेगा, कितना बचेगा 180 डिग्री ही बच जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3, कितना बन जाएगा समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है क्यू ई आर, त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है क्यू ई आर, और त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो देखो त्रिभुज यहाँ लिखता हूँ, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, समझ में आई बात। तो त्रिभुज क्यू ई आर में बात कर लेते हैं, तो त्रिभुज क्यू ई आर में देखो ये कोण R1, ये कोण R1 R2 और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R1 प्लस में R2 प्लस में कोण क्यू ई आर बराबर में 180 डिग्री, समझ में आई बात, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4, समीकरण नंबर दे देंगे 4, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 हुआ, ये समीकरण नंबर हुआ 4। समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो ये कट जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए बराबर, तो ये इससे कट जाएगा, तो इन दोनों का योग किसके बराबर आ जाएगा कोण ए के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा कोण ए के बराबर आ जाएगा।
आपने फटाफट बता लेना। एक बार देखो दोबारा मैंने क्या किया, चतुर्भुज लिया। चतुर्भुज कौन सा लिया मैंने, चतुर्भुज लिया ए क्यू, ठीक है, ई आर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो बेटा एक कोण ए था, ए ले लिया, फिर ये ले लिया, कौन सा, ए क्यू आर, ए क्यू आर, ए क्यू ई प्लस में ये ले लिया मैंने क्यू ई आर प्लस में ये ले लिया ई आर ए, ठीक है। ये बेटा समकोण है, अवलंब के द्वारा बना है। ये भी क्या है, समकोण है, अवलंब के द्वारा बना है। जब दोनों बने हैं अवलंब के द्वारा तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। मैंने इसका मान रखा है, दोनों कोणों का मान इसमें यहाँ रखा, तो यहाँ कोण ए कोण क्यू ई आर लिख दिया, इन दोनों का योग कितना, 180 अंश लिख दिया। इधर गया तो अच्छा लिख दिया, तो यहाँ कोण ए क्यू ई आर बराबर 180 अंश। अब मैंने त्रिभुज लिया क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर में देखा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो R1 पहला कोण, ये दूसरा R2 और तीसरा कोण क्यू ई आर बराबर में 180 अंश। समझ में आई बात, ठीक है। समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 और 4 को, ये टर्म कट जाएगी, समान 180 इधर की ये चीज कट जाएगी, क्यू ई आर इसमें भी है, क्यू ई आर इसमें भी है, तो ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण हल करते हैं, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो ये चीज कट गई, ये चीज भी कट जाएगी। तो कोण ए बराबर में आ जाएगा R1 प्लस में R2। आप कोण लगाना चाहो या लगाना चाहो लगा लेना, या तो ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर में R1 प्लस में R2। समझ में आया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 5, कितना दे देंगे, 5। अब इसको हटा देंगे भैया, समीकरण 5 का जो मान आया है, ठीक है, ए बराबर, उसको समीकरण 2 में रख देंगे, क्या रखेंगे, समीकरण 5 से प्राप्त मान को, समीकरण 5 से जो मान प्राप्त हुआ उसे काट देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 5 से मान 2 में रखने पर, समझ में आई बात। जब 2 में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल बराबर में आई प्लस में ई माइनस में ए। कोई समस्या है, ठीक है। ये विचलन कोण का मान आ गया, किसका मान आ गया, विचलन कोण का मान आ गया। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया समीकरण नंबर 6। तो ये इस प्रकार से हमने विचलन कोण का मान निकाला है। कितना आया है, डेल बराबर में आई प्लस में ई माइनस में ए। R1 प्लस R2 ये क्या लिख सकता हूं मैं, ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। इसके बाद में देखो भैया, यहां तक जब आपने कर लिया तो जब अब यहां से ये पता चल रहा है कि प्रिज्म कोण फिक्स है। प्रिज्म कोण क्या है, फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा, पहले पता चल गया। तो आपका विचलन कोण किस पे निर्भर करता है, विचलन कोण का मान किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण का मान किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। यहाँ आपतन कोण पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। किसका मान, विचलन कोण। समझ में आई बात, ठीक है। विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। जब विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ खींचेंगे, जब विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ खींचेंगे, विभिन्न आपतन कोण के मान लेंगे और विचलन कोण प्राप्त करेंगे। किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा खींचा गया। जब प्रयोग करते हैं तो मैंने यहाँ ग्राफ खींचा, तो मैंने यहाँ तो ले लिया, यहाँ एक साइड ले लिया, ये तो ले लिया, यहाँ विचलन कोण डी, किसने
इसका क्या ले लिया डी, समझ में नहीं बात। और यहाँ ले लिया मैंने एक्स अक्ष पे ले लिया आपतन कोण, आपतन कोण आई, ये आपको दिख रहा होगा, समझ में नहीं बात। यहाँ ले लिया मैंने आपतन कोण आई, ठीक है। जब ये पता चल गया कि विचलन कोण किस पे निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पे निर्भर कर रहा है, मतलब आपतन कोण के मान बदलेंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। तो जब हमने प्रयोग किया प्रिज्म के द्वारा, हमने विभिन्न आपतन कोण लिए, ठीक है, और उनके संगत हमने विचलन कोण ज्ञात किए। तो जब हमने ग्राफ खींचा उनमें, और ये आपके प्रैक्टिकल भी है कि आपतन कोण लेकर विचलन कोण का मान ज्ञात करना, ठीक है, प्रैक्टिकल में हम बताएंगे प्रिज्म द्वारा विचलन कोण ज्ञात कराएंगे, ठीक है। तो जब मैंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होगा, एक बार दोबारा देखें, ठीक है। तो आपतन कोण किस पर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण विचलन कोण किस पर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पे। अब मैं ग्राफ खींच देता हूं, तो ग्राफ बहुत ही शानदार आता है, देखो ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, देखो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। यहाँ मैंने ले लिया भैया y अक्ष पे ले लिया विचलन कोण डेल का मान, इसका मान ले लिया विचलन कोण डेल का मान, ठीक है। और यहाँ ले लिया मैंने आपतन कोण, क्या ले लिया आपतन कोण, ये ले लिया मैंने भैया आपतन कोण आई, ठीक है। जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, समझ में आई बात। जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य जब ग्राफ खींचा तो इस प्रकार से मान प्राप्त हुआ। जब मैंने इसको डॉट डॉट किया तो एक मान ऐसा प्राप्त हुआ जहां पर विचलन कोण कितना हुआ, न्यूनतम हुआ, क्या हुआ न्यूनतम हुआ, डेल एन। एक यहां से मैंने देखो काटी, यहां काटा इसने, यहां काटा। अब सुनो भाई, अब ध्यान से सुनो, अब बात क्या है कि प्रत्येक स्थिति में आपतन कोण के प्रत्येक मान के लिए, ये मैंने डॉट डॉट आपतन कोण और कोई लिया, ठीक है, प्रत्येक मान के लिए इस प्रकार से रेखा आएंगी, ठीक है। दो जगह काट रही है, कितनी जगह काट रही है, दो जगह काट रही है। प्रत्येक विचलन कोण के लिए, समझ में आई बात, प्रत्येक विचलन कोण के लिए आपतन कोण के दो मान प्राप्त हो रहे, एक तो यहाँ प्राप्त हो रहा, एक यहाँ प्राप्त हो रहा। तो विचलन कोण के लिए, प्रत्येक विचलन कोण के लिए आपतन कोण कितने मान प्राप्त हो रहे, दो मान प्राप्त हो रहे। लेकिन जब न्यूनतम विचलन होता है, न्यूनतम डेल मिनिमम होता है ध्यान दो, जब डेल मिनिमम होता है, न्यूनतम विचलन होता है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का केवल और केवल एक ही मान प्राप्त होता है, समझ में आई बात। जब आपतन कोण का एक ही मान प्राप्त होगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बताया, ध्यान से सुनो, मैंने आपको अब तक बताया कि विचलन कोण निर्भर करता है आपतन कोण पे, किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण। चलो कोई बात नहीं, विचलन कोण, तो जब हम ग्राफ खींचेंगे निर्भर कर रहा है, तो जब विचलन कोण बदलेंगे तो आपतन कोण में परिवर्तन होगा। तो मैंने क्या किया, विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ खींचा, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, ये प्रयोग से तो पता चला हमें, ठीक है। जब हमने इसके एक्सपेरिमेंट किया प्रिज्म के द्वारा तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हुआ तो प्रत्येक स्थिति में विचलन कोण की, ये विचलन कोण यहाँ ले, प्रत्येक स्थिति में विचलन कोण की में आपतन कोण के कितने मान प्राप्त हुए, दो जगह काटा और दो मान प्राप्त हुए, यहाँ दो जगह काटा दो मान, तो दो मान प्राप्त हो रहे। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जब न्यूनतम विचलन कोण होता है, क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो आपतन कोण का केवल और केवल एक ही मान प्राप्त होता है, समझ में हुआ, ठीक है। आपतन कोण का केवल और केवल एक ही मान प्राप्त होता है, और जब आपतन कोण का एक ही मान प्राप्त होता है वो स्थिति है डेल मिनिमम न्यूनतम विचलन, ठीक है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, केवल इसका रोल बहुत कम है चित्र का, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो क्यूआर वाली रेखा है ये आधार BC के समांतर होती है, समझ में आई बात, ठीक है। ये क्यूआर वाली रेखा है तो ये BC क्या होती है, समांतर। तो एक रेखा ये आपकी क्यूआर वाली रेखा थी, कब होगी, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। कौन सी स्थिति में, भाई जब न्यूनतम विचलन होगा यहां से, तो ये जो क्यूआर रेखा है, ये क्यूआर है, क्यूआर ये BC की क्या होती है, BC के समांतर होती है। और जब आपको पता है समांतर रेखाओं से कोई तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, एक यहाँ पर रेखा काटे, तो उनके द्वारा जो कोण बनते हैं, यहाँ I बना और यहाँ E बना, तो ये
भी है कि जब न्यूनतम विचलन हुआ तो आपतन कोण का एक ही मान प्राप्त हुआ। आपतन कोण क्या प्राप्त हुआ? एक ही मान प्राप्त हुआ। और उस स्थिति में ये जो क्यूआर रेखा प्राप्त हुई थी, ये क्यूआर किरण प्राप्त हुई थी, ये आधार बीसी क्या होती है? बिल्कुल समांतर होती है। क्या होती है? बिल्कुल समांतर होती है। और समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मैंने एक तिर्यक रेखा यहाँ काटी, एक तिर्यक रेखा यहाँ काटी, तो ये कोण कोण ई, ठीक है, और कोण आई क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो आगे कर लेते हैं इसको। न्यूनतम कोण आप पता होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या लिखेंगे? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। जब न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात करेंगे तो देखो बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात की तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। समझ में आएगा? ठीक है। और ये जो अंदर के कोण है R1 किसके बराबर होगा? R2 के बराबर होगा। ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर होगा? निर्गत कोण के बराबर होगा। अभी बताया मैंने, जो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटे तो समान कोण बनेंगे। R1 किसके बराबर होगा? R2 के बराबर होगा। ठीक है। अब इसके मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ I बराबर E है, तो यहाँ E के बराबर I रख सकते हैं समीकरण 6 से। समीकरण 6 से जब समीकरण 6 से बात करें तो यहाँ भी मैंने I रख दिया, तो I प्लस I 2I और माइनस ए को इधर ले लिया। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो देखो, न्यूनतम विचलन जब हुआ तो देखो क्या हुआ? न्यूनतम विचलन हुआ तो मैं लिख सकता हूँ डेल मिनिमम, ठीक है। डेल मिनिमम बराबर में I प्लस में I माइनस ए। कोई दिक्कत? इसको इधर ले आया, ये 2I हो गया, तो यहाँ 2I बराबर में डेल मिनिमम प्लस में ए, तो I का मान निकल के आ गया डेल मिनिमम प्लस में ए बटे में 2। ये किसका मान आ गया? I का मान। इसका मान आ गया I का मान। मैंने न्यूनतम विचलन की स्थिति ली और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ठीक है। तो निर्गत कोण R1 किस बराबर होता है? R2 के बराबर होता है। तो मैंने समीकरण 6 लिया। ठीक है। जब समीकरण 6 लिया तो समीकरण 6 में यहाँ E की जगह I रखा, I प्लस I 2I। डेल मिनिमम इसलिए लिया है क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति ले रहे हैं। कौन सी स्थिति ले रहे हैं? न्यूनतम विचलन, डेल मिनिमम। तो ये पक्षांतर जो है I का मान निकाल लिया। इसका मान निकाल लिया I का मान। अब बेटा समीकरण 5 ये है, याद रखो भी, समीकरण 5 से करेंगे। तो देखो समीकरण 5 से, समीकरण 5 ये था a बराबर में R1 प्लस में R2। ये दोनों कोण बराबर है, इनको मैंने R ही मान लिया। क्या मान लिया? R ही मान लिया। तो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है। तो यहाँ R प्लस R 2R बराबर में a, तो R बराबर में a/2। ये R का मान आ गया। समझ में आई बात? ठीक है। जब ये R का मान आ गया, ये I का मान आ गया, तो स्नेल का नियम लगा सकते हैं। किसका नियम लगा सकते हैं? स्नेल का नियम लगा सकते हैं। और स्नेल का नियम आप जानते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम होता है साइन I बटे में साइन R। प्रकाश की तरफ जा रही है, n2 1 होता है, n2 बटे में n1, तो n2 अंदर वाला अपवर्तनांक है, तो केवल क्या लिखेंगे? n लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? n। अपवर्तनांक में लिख लेंगे तो कितना मान आया? n। अपवर्तनांक के बराबर होगा इसका अनुपात, मान रख देंगे, तो मान रखेंगे साइन डेल मिनिमम, इसका मान I का मान ये रहा, डेल मिनिमम प्लस में a बटे 2 अपॉन में साइन a बटे में 2 बराबर में n। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक मैंने क्या किया?
यहाँ से लेके नियम के मान रख दिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यदि प्रिज्म बहुत छोटा है, यदि प्रिज्म क्या है बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो यदि प्रिज्म बहुत छोटा है, यदि प्रिज्म बहुत छोटा है तो बनने वाले कोण भी कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा लगभग किसके मान बराबर बना सकता हूँ, थीटा के। यदि प्रिज्म बहुत छोटा है तो छोटे प्रिज्म के अंदर बनने वाले कोण बहुत छोटे होंगे, इसलिए मैं साइन थीटा लगभग किसके मान बराबर बना दिया, थीटा के। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, साइन डेल मिनिमम प्लस में 1/2 लगभग में डेल मिनिमम प्लस a/2, ठीक है। इसको क्या मान लिया, साइन a/2 लगभग में a/2। आप कुछ नहीं है, केवल मान रखे यहाँ, जब मान रखे इसको मान लिया मैंने, तो यहाँ देखो डेल मिनिमम प्लस में a/2 अपॉन में a/2 बराबर में n, 2 से 2 कट जाएगा, समझ में ये बात, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, जब यहाँ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस में a/a बराबर में n। तो यहाँ डेल मिनिमम प्लस में a बराबर में n a, इधर गया ये डेल मिनिमम बराबर में n a माइनस में a, ठीक है। a कॉमन ले लिया तो डेल मिनिमम बराबर में n माइनस 1 a, ये आपके पास न्यूनतम विचलन कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण आ जाएगा, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर। ये आपको सिद्ध करने को पूछता है, तो पूछता है ये सिद्ध करने को पूछता है, सिद्ध कीजिए डेल मिनिमम बराबर में म्यू माइनस 1 इंटू कोष्ठक बंद a या n माइनस 1 कोष्ठक में बंद a। तो इस प्रकार से हम डेल मिनिमम का मान निकालते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा डेल मिनिमम न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। दोबारा सुनिए ध्यान से, इसको समीकरण नंबर डालने आप जितना भी है 7 है तो 7 डालने द्वारा अतः स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण a पर निर्भर करता है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिज्म कंप्लीट, ठीक है। प्रिज्म के क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, समझ में नहीं बात।